नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी यात्रा के दौरान देहरादून पहुंचे। वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से यमकेश्वर के तल्ला बनास गांव पहुंचे, जहां मां गढ़वासनी मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद तल्ला बनास के ग्रामीणों के साथ रुद्राक्ष के पेड़ों का रोपण भी करेंगे। आपको ये भी बताते चले कि यूपी सीएम के यमकेश्वर का तल्ला बनास गांव स्थित मां गढ़वासनी मंदिर पहुंचने पर जोरों शोरों से यहां भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत भी मौजूद रहे और साथ ही जागरण गायक प्रीतम भी यहां पर मौजूद रहे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देहरादून पहुंचे, जहां पर यहां सीएम योगी का भव्य स्वागत किया गया और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर हिस्सा लेंगे। सीएम के साथ साथ जो सांसद और गायक जो हैं वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तल्ला बनास दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां पर जो भी गणमान्य लोग थे उनके द्वारा भव्य स्वागत किया गया है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि यहाँ पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य जारी है। वहीं लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि एनएचएआई की ओर से एक्सप्रेसवे का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कुछ कारणों से पहले प्रस्तावित इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द एक्सप्रेसवे का कार्य पूरा कर इसका जल्द उद्घाटन किया जाए। तो देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जो है वो किया जा रहा है और यहाँ पर ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो निर्माण कार्य जो है इसे पूरा कर लिया जाए। तो देखिए, देहरादून से ये खबर है जहां एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जल्दी होगा। दिल्ली से देहरादून की दूरी जो है उसमें कमी आएगी और ये जो एक्सप्रेसवे है इसके कयास जो लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य जो है वो पूरा हो जाए और जल्द से जल्द इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जो है वो किया जाए। उसका उद्घाटन पहले ही प्रस्तावित था, लेकिन कतिपय कारणों से वो हो नहीं पाया। इसमें भारत सरकार के स्तर से निर्णय होना है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। तो एनएचएआई इसको वर्कआउट कर रहा है और जैसे ही भारत सरकार से इसमें निर्देश प्राप्त होते हैं इसका उद्घाटन किया जाएगा। गौ तस्करों और गौकशी की घटना में शामिल बदमाशों के खिलाफ दून पुलिस का ताबड़तोड़ अभियान जारी है और इसी क्रम में बीते बुधवार की सुबह विकास नगर के क्षेत्र में आपको बताते चले कि मुठभेड़ में सहसपुर क्षेत्र में हुई गौकशी की घटना को 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक के पैर पर गोली लगी और मिली जानकारी के मुताबिक धर्मावाला चेकपोस्ट पर मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों द्वारा पुलिस चेकिंग पॉइंट पर पुलिस के रोकने जाने पर ना रुककर विकासनगर क्षेत्र की तरफ भाग गए। पीछा करने पर कुंजा ग्रांट गांव के पास के जंगल में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिरने पर पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायर किया है और जवाबी फायरिंग में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में घायल हो गया और दूसरे बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई है और गौकशी की घटना को अंजाम देने वाले इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि एक बदमाश जो है वो घायल हो गया, जिसका उपचार के लिए उसको जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो गौकशी का है, जहां पर पुलिस और गौ तस्कर के खिलाफ यहाँ पर दोनों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एक गौकशी करने वाला जो तस्कर है उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। और आपको ये भी बताते चले, अब इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए और
पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाई अपनी जारी रखेगी। राजधानी देहरादून स्थित राजभवन में वसंत उत्सव इस वर्ष 9 मार्च तक आयोजित किया गया है। राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। आपको ये भी बताते चले कि राज्यपाल ने कहा कि इस आयोजन में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और इसके प्रचार प्रसार को व्यापक किया जाए, जिस प्रदेश के पुष्प उत्पादकों और महिला स्वयं सहायता समूह को इससे अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में IHM और GMVM के सहयोग में फूड कोर्ट की व्यवस्था की जाए और फूड कोर्ट में विशेष रूप से पारंपरिक मोटे अनाज आधारित व्यंजनों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि वसंत उत्सव के माध्यम से शहद उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने GV पंत कृषि विश्वविद्यालय को विशेष स्टॉल लगाने के निर्देश दिए। वसंत उत्सव में 5 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। तो देखिए, देहरादून से ये खबर है जहां पर 9 मार्च को यहां पर वसंत उत्सव जो है वो मनाया जाएगा और जिसको लेकर यहां पर छात्राओं के लिए, बच्चों के लिए यहां पर तमाम जो कार्यक्रम है वो भी यहां पर आयोजित की गई हैं। बच्चों के लिए यहां पर पेंटिंग प्रतियोगिता जो है उसका भी आयोजन किया गया। राज्यपाल की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया है। रुड़की IIT के बीटेक की द्वितीय वर्ष की छात्रा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिससे IIT प्रबंधक ने हड़कंप मच गया है और छात्रा का शव जो है हॉस्टल में पंखे पर फंदे से लटकता हुआ मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और आपको बताते चले कि सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको ये भी बताते चले कि पुलिस के मुताबिक 19 साल की अंशु मलैया मध्य प्रदेश के इटारसी की निवासी थी, जो रुड़की IIT के कस्तूरबा गांधी हॉस्टल में रहकर बीटेक द्वितीय वर्ष की पढ़ाई करी थी। वहीं मृतक छात्रा की सहपाठी जब अंशु मलैया के आवास पर पहुंची तो वह फंदे पर लटकी मिली। सूचना मिलने पर हरिद्वार से फॉरेंसिक टीम भी IIT पहुंची और छात्रा के बारे में साक्ष्य जुटा रही है। वहीं पुलिस ने छात्रा के मोबाइल फोन और अन्य सामान कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले के तथ्य जुटा रही है, साथ ही छात्रा के परिजनों को सूचना दी गई है और अब से पहले भी रुड़की IIT में कई छात्र जो है वो खुदकुशी कर चुके हैं। देखिए, एक मामला कल प्रकाश में आया। शाम को खबर आई थी कि IIT में एक छात्रा ने सुसाइड किया है और इस पर मौके पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। FSL की टीम भी वहां पर पहुंची थी और मौके पर सारे फॉरेंसिक एविडेंस भी लिए गए हैं। बाकी बॉडी को अभी मोर्चरी में रखा गया है। एक बार परिजनों को सूचित कर दिया गया है और जैसे ही परिजन यहाँ पर आते हैं उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कहाँ की थी, कौन से ईयर में थी, कुछ जानकारी? ये सेकेंड ईयर की छात्रा थी और मध्य प्रदेश की रहने वाली थी और फिलहाल परिजनों का इंतजार हो रहा है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर में प्रीपेड मीटर के विरोध वाली खबर चलाने के बाद पत्रकारों पर दर्ज हुए मुकदमे के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज किए जाने की निंदा की। जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि निकाय चुनाव के दौरान स्मार्ट मीटर को लेकर खबर चलाने पर पत्रकारों पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में सत्ता पक्ष में सरकारी तंत्र का खुला दुरुपयोग किया गया। विपक्ष को कमजोर करने के लिए निकाय चुनाव में बीजेपी ने हर तरह के हथकंडे अपनाए, यहां तक कि जनता की आवाज उठाने वाली मीडिया को भी दबाव में लेने की कोशिश की। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि अगर पत्रकारों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस नहीं लिए गए तो कांग्रेस जिले भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। मीटर बहुत बड़ा मुद्दा था। इस चुनाव से पहले प्रीपेड मीटर रुद्रपुर गोदामों में आ चुके थे और जब बस्तियों में लगने शुरू हुए तो आप मीडिया भाइयों के थ्रू ही दिखाया गया मीडिया पे कि भाई ये मीटर लगने शुरू हुए हैं और उस समय कांग्रेस पार्टी ने बस्तियों में भी और फिर
डीजीएम कार्यालय में इसका पुरजोर विरोध किया था कि भी डिजिटल मीटर हम यहाँ नहीं लगने देंगे। और चुनाव के टाइम में कांग्रेस का मेन मुद्दा यही था कि अभी प्रीपेड मीटर आ गए हैं और कांग्रेस पार्टी का अगर मेयर यहाँ पे बनेगा तो हम चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे, चाहे मुकदमे दर्ज हो जाए, हम ये प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे। मसूरी में के माल रोड पर निजी कंपनी द्वारा गोल्फ कोर्ट का संचालन करने और इनके संचालन के लिए बाहरी लोगों को प्रशिक्षित करने पर मजदूर संघ और रिक्शा श्रमिकों में भारी आक्रोश है। श्रमिकों के आक्रोश को देखते हुए एसडीएम सदर हरिगिरी द्वारा मजदूर संघ, होटल एसोसिएशन, आरटीओ, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी, पुलिस और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई और निर्णय लिया गया। गोल्फ कोर्ट संचालन में पहले रिक्शा श्रमिकों की ही प्राथमिकता दी गई। हालांकि अब तक मजदूर संघ के रिक्शा श्रमिक गोल्फ कोर्ट को चला रहे हैं। तो मसूरी से खबर है जहां पर बाहरी लोगों को यहां प्रशिक्षण देने से नाराज हैं। दरअसल एसडीएम सदन ने बैठक ली और आपको ये भी बताते चले कि बाहरी लोगों को प्रशिक्षण देने के मामले पर ये बैठक की गई और यहाँ पर एसडीएम जो है उन्होंने अपना जो एक रोष जो है वो भी दिखाया। मजदूर संघ और रिक्शा श्रमिकों में आक्रोश जो है वो पूरी तरह से देखा गया कि जो बाहरी लोग हैं उनको प्रशिक्षण देने का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर यहाँ पर श्रमिकों और रिक्शा चालकों में रोष देखा गया। जी, हमारा जो बैठक हुई, हमारा जो विरोध है, जो गोल्फ कोर्ट कार का संचालन मजदूर संघ को यहाँ पे दिया गया, वो संचालन मजदूर संघ को करना था, मजदूर संघ को ही प्राथमिकता मिलनी थी। लेकिन यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी बीच में आती है जो अपने लोगों को गोल्फ कोर्ट कार संचालन दे देती है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं और पहले भी विरोध किया है और आगे भी विरोध करेंगे। अभी हमारी कोई पत्रावली नहीं बनी है। हमने तो मांगा है 121 रिक्शा लोगों को, रिक्शा श्रमिकों के लिए रोजगार मांगा है। प्रत्येक आदमी को रोजगार दिया जाए। हमारे पास सिस्टम ऊपर के जितने लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाए। पता है कुछ दिनों से चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही है और कुछ चीज़ों को लेकर के मजदूर यूनियन को भी कुछ कन्फ्यूजन्स थे और जो एक कंपनी चला रही थी उसको लेकर के भी आपस में था कि कुछ क्लैरिटी नहीं थी, ऐसा उनको लगता था। तो आज सभी को बुलाया था और शहर के सम्राट लोग भी बैठे हुए थे। तो चीज़ें तय हुई कि उनका कुछ लोगों का कहना था कि हमारे जो मजदूर यूनियन है उनके नगर पालिका से कुछ और मांगे भी जो पहले से चली आ रही कुछ सालों से वो लंबित हैं। तो 2-3 चीज़ें तय हुई। एक तो जो अभी तक चला आ रहा है वो बदस्तूर चला रहेगा और जिसमें उनको लगता था कि जो हमारी कंपनी है, कंपनी के ड्राइवर से उसको चला रहे थे, वो हमने तय किया कि सबसे पहले प्राथमिकता उनको दी जाएगी जो मजदूर एसोसिएशन के लोग हैं और अगर वो पूरे गोल्फ कार्ट को मजदूर एसोसिएशन के लोग चलाते हैं तो वही चलाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं रुद्रपुर की, जहां रुद्रपुर में चल रहे 38वें नेशनल गेम के 8वें दिन रुद्रपुर मनोज सरकार स्टेडियम में नवनिर्मित शिवालिक वेलोड्रीम में महिला इंडिविजुअल परस्यूट 3 किलोमीटर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है और इस दौरान स्वास्तित सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त कर उड़ीसा के गोल्ड मेडल दिया है और जबकि महाराष्ट्र की पूजा बबन दनोले ने सिल्वर जीता है। और वहीं पुरुष इंडिविजुअल परस्यूट डिस्टेंस 4 किलोमीटर प्रतियोगिता में 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया और इस दौरान एसएससीबी की टीम के दिनेश कुमार जो हैं उन्होंने 4 किलोमीटर ट्रैक साइकिलिंग में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता है। तो वहीं हरियाणा के नीरज कुमार को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा, जबकि पंजाब के हर्षवीर सिंह को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इंडिविजुअल टाइम ट्रायल और डिस्टेंस ट्रैक साइकिलिंग 500 मीटर महिला प्रतियोगिता में अंडमान निकोबार की स्टेलिना ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो वहीं तमिलनाडु की श्रीमती जो सिल्वर, जबकि महाराष्ट्र की श्वेता बलू गुंजल को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। During qualification I was clock 37.8 और मैं अभी फाइनल में 37.0 हो गया, तो बहुत इम्प्रूवमेंट है काफी। तो आई एम हैप्पी। कितनी मेहनत लगी आपको ये मुकाम पाने के लिए? बहुत मेहनत लगा बिकॉज मैं दिल्ली इंडोर ट्रैक में ट्रेनिंग करती हूँ। सो काफी मतलब आउटडोर इंडोर बहुत फर्क होता है। सो
बहुत हार्ड लगा थोड़ा, बट फाइन, इट्स ओके। कितने नेशनल खेल चुके हैं और कितने कितने 2 बार नेशनल चैंपियन हो चुकी हूँ, रह चुकी हूँ। एंड अभी लास्ट ईयर का नेशनल गेम्स में मेरा यही से इवेंट में ब्रॉन्ज आई थी। सो मैं अभी खुश हूँ कि मैं इस नेशनल गेम्स में गोल्ड लिया है। सो लाइफ में आप जो आप चाहते हैं कि जो आपका सपना है, वो सपना क्या है आपका? टू बी अ वर्ल्ड चैंपियन। एंड मैं रिसेंटली अभी इंडिया टीम में ही ट्रेनिंग करती हूँ। सो यस, अभी एशियन चैंपियनशिप की प्रिपरेशन हो रही है, जो कि ये इस मंथ में है। सो मैम कितना घंटा आप देती हैं साइकिलिंग को दिन भर में? 12 घंटे की लगभग। हमारा ट्रेनिंग 9:30 से 11 o'clock तक तो चलती रहती है, और 2 घंटा का ब्रेक होता है, उसके बाद फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब मैं नहीं बता सकती कितना, क्योंकि मैं ये गोल्ड वापस से लेने के लिए बहुत बहुत मेहनत की थी। और मेरा 2021 में इसी इवेंट में नेशनल रिकॉर्ड था, बट और किसी ने वो तोड़ दिया था। तो इस बार मैंने खुद का भी पर्सनल बेस्ट किया है, और ये नेशनल गेम्स का भी नया रिकॉर्ड बना है, तो मुझे बहुत खुशी लग रहा है। गोल्ड के साथ एक और रिकॉर्ड भी है। आपने गोल्ड जीता है, कितने दिन से प्रैक्टिस करी थी इसको लेकर, जीतने को लेकर? मैं अभी मतलब साइकिलिंग शुरू किए मुझे 8 साल हो गए, और नेशनल के लिए तो 6 मंथ से ये इसका ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रैक के। कितने नेशनल खेल चुके हैं, कितने मेडल प्राप्त कर? नेशनल बहुत सारा खेल चुकी हूँ अभी तक। नेशनल मेडल मुझे 40-45 नेशनल मेडल होंगे, और 4 इंटरनेशनल मेडल है। आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है। इसी को लेकर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ ट्रांजिट कैंप कार्यालय में बैठक की। बैठक में साल 2024 में चली चारधाम यात्रा के दौरान हुई दिक्कतों को लेकर चर्चा की गई। मुख्य रूप से यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण, पार्किंग और उनके ठहरने की व्यवस्था पर गढ़वाल कमिश्नर का फोकस रहा। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। जो 2025 की चारधाम यात्रा है, उसमें अभी बद्रीनाथ जी के कपाट के खुलने की तिथि 4 मई निर्धारित हो गई है। चारों धाम के तीर्थ पुरोहितगण आए थे। उनका कहना है कि ये तिथियां क्रमशः हमारी अक्षय तृतीया को और शिवरात्रि के दिन स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन से कपाट कब खुलेंगे, लेकिन अनुमानतः 30 अप्रैल से 4 मई के बीच हमारे सारे कपाट खुल रहे हैं। उसी को लेकर हम लोगों ने आज एक विस्तृत बैठक की थी। इस बैठक के पूर्व जनपद चमोली के जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ धाम जी की, रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने केदारनाथ धाम की, और उत्तरकाशी के जिलाधिकारी ने गंगोत्री यमुनोत्री धाम के सभी स्टेक होल्डर्स की बहुत ही विस्तार से बैठक की थी। क्या क्या समस्याएं पिछले वर्ष महसूस की गईं, उन समस्याओं को दूर करने के क्या सुझाव हो सकते हैं, और बेहतर यात्रा को सुरक्षित सुगम बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर सारे सुझाव उन्होंने लोकल लेवल पर लिए थे। आज उसका बहुत ही खुले उससे डिस्कशन हुआ है। जैसा कि आज हमारी जो चारधाम यात्रा की मीटिंग कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में हुई, इसमें समस्त जनपद के हमारे एसएसपी और एसपी आए थे। इनको सबको निर्देशित किया गया है कि जो चारधाम यात्रा किस तरीके से सुचारू रूप से चलेगी, कहाँ कहाँ बैरियर्स लगे वहाँ पे बैरियर्स लगाए जाए जहाँ पर यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। प्लस जो क्राउड मैनेजमेंट के बारे में भी जो प्लान्स जो हैं अभी से डिस्कस कर लिए जाएँ, रिहर्सल उसकी कर ली जाए, और जितनी भी फोर्स की जो डिप्लॉयमेंट है वो पहले से ही रेंज स्तर पे उनको बता दिया जाए, ताकि समय से वो हम उनको फोर्स जो है उसको प्रोवाइड कर दें। प्लस जो संपूर्ण यात्रा मार्ग को हम इस बार इस सेक्टर में बांटेंगे, जिसमें कि एक व्यवस्थित रूप से हमारी जो जैसे चीता पुलिस जैसे शहरों में व्यवस्था रहती है, उसी से हम पूरे यात्रा रूट में इस सेक्टर को बांटेंगे, और समस्त यहाँ पे मोटरसाइकिलों द्वारा हमारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जो है इसकी नियमित पेट्रोलिंग करेंगे, ताकि कहीं पे भी यात्रा में किसी भी तरीके की दिक्कत या जैसे कि जाम या फिर कोई भी ऐसी कोई समस्या है वो ना आने पाए। 35वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महाअभियान के तहत एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर लोगों को यातायात सुरक्षा और यातायात के नियमों का पालन करने के लिए एसएचओ लोहाघाट अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस और आईटीबीपी के जवानों के द्वारा लोहाघाट नगर में बाइक रैली निकाली गई, और
बाइक रैली के माध्यम से पुलिस ने लोगों को यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक किया और एसएचओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करना और यातायात सुरक्षा के प्रति सचेत करना था। उन्होंने कहा कि आज यातायात के नियमों का पालन न करने और लापरवाही, ओवर स्पीड और बिना हेलमेट को जो वाहन चलाने से कई लोगों की असामय मौत हो जाती है, जिस कारण उनके परिजनों को कई कठिनाइयों का सामना और जीवन भर करना पड़ता है। उन्होंने समस्त जनता से यातायात के नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनना, ओवर स्पीड वाहन ना चलाने और नाबालिगों को वाहन ना देने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर हम सभी यातायात का जो नियमों का पालन करेंगे तो खुद भी सुरक्षित रहेंगे और सामने वाले भी सुरक्षित रहेगा। और लोगों के द्वारा भी पुलिस के अभियान की सराहना की गई। कहना चाहेंगे, जनता से अनुरोध भी है कि दोपहिया वाहन चलाते समय 3 सवारी ना चले और ओवर स्पीड ना चले और जो ओवर स्टेज ना करें गलत तरीके से। इसके नशा दारू पीकर जो है, शराब पीकर जो है वाहन ना चलाएं और इसके अतिरिक्त मोबाइल का प्रयोग ना करें, क्योंकि जब वो घर से निकलते हैं तो उनके परिवार वाले उनका इंतज़ार करते हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा जो जनता है वो सुरक्षित रहे। घर से निकलने के बाद सड़क सुरक्षा अभियान का यही उद्देश्य है कि हमारे देश की जनता सुरक्षित रहे। हम उन्हें संदेश देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को, जो नाबालिग बच्चे हैं, उन्हें बिल्कुल वाहन न दें, क्योंकि उनके बच्चे घर से निकलने के बाद सड़क पर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं और उनमें काफ़ी लोगों की जाने भी जाती हैं बिना हेलमेट के। और मैं तो अनुरोध करूँगा कि अपने बच्चों को। चलिए, उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।